दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना जो है क्लास जो भी है आप टाइम से कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है। तो आज जो हम लोग का जो टॉपिक है आपको पता होना चाहिए कि आज हम लोग का जो टॉपिक है, क्या दिक्कत क्या हो रही है। सेकंड, थोड़ा सा इसको बंद कर लेते हैं, शायद कहीं से दिक्कत हो रहा है। ठीक है। तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। तो आज का जो हम लोग के क्लास का जो मेन टॉपिक है उसका नाम है उत्तर वैदिक काल। ठीक है। तो मैंने आपको उत्तर वैदिक काल में जो एक कई सारे जो टॉपिक है मैंने आपको बता दिया था। ठीक है। जैसे मैंने आपको जो है इसका पूरा पूरा जो परिचय है ना, वो हम लोगों ने जो है इसके पहले वाले क्लास में इसका डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है। और इसके जो भी साहित्यिक स्रोत रहे हैं और जो भी इसकी पुरातात्विक स्रोत रहे हैं, जो मैंने आपको बताया था, एटा जिले के जो अतरंजी खेड़ा है और जो जखेड़ा है। ठीक है। तो वहां से जो स्थल है ना, वहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा अपने क्लास के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ, उसके बाद से हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करेंगे। तो मैं बता दूं कि आपको जो है इस चैनल पर अगर आप जीएस, अगर आपकी प्रॉब्लम है, आपका जो है सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं किसका, जीएस का, तो आप इस चैनल पर आ चुके हैं तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे आप सेव कर लें। और आपके जो है सारे जो जीएस के जो डाउट हैं आपको इसी चैनल पर क्लियर हो जाएंगे और बिल्कुल बिल्कुल फ्री है, कोई मतलब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपको यूट्यूब पर मिलेगा बिल्कुल फ्री। और आप जो है सारी क्लास जो है लाइव अटेंड कर पाएंगे और अपना जो है डाउट भी लाइव में आकर पूछ पाएंगे। ये क्लास की खासियत है कि आपको जो क्लास है वो लाइव जो है प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, कराई जाती है। मैं आपको क्लास का टाइम बता देता हूँ। जो डेली मॉर्निंग में ना, थोड़ा सा कर्सर कुछ काम नहीं कर रहा है, एक सेकेंड। ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है ना। तो आपको मैं बता दूं कि जो है 7 बजे मॉर्निंग में डेली हम लोग की जो है क्लास होती है, लाइव क्लास। तो आपको जो है एनसीईआरटी हिस्ट्री की क्लास मिल जाएगी। अभी जो हम लोग जो है क्लास 9 को कवर कर रहे हैं। ठीक है ना। जिसमें आपको जो है वर्ल्ड हिस्ट्री से जो है पूरा का पूरा आपको डिस्कशन कराया जाएगा। फिर आपको 8 बजे जो है मॉर्निंग में ही आपको जो है क्लास मिल जाती है जीएस हिस्ट्री की। जो स्टैटिक जीएस है अपने आप में जो है कंप्लीट इतिहास है। अभी हम लोग एंशियंट पढ़ रहे हैं, बाकी सभी चीज़ें हम लोग बाकी बाकी पढ़ेंगे, बारी बारी पढ़ेंगे। ठीक है। फिर आपको 9 बजे जो है इंडियन पॉलिटी की जो है जीएस फाउंडेशन की स्टैटिक कोर्स मिल जाता है। फिर आपको जो है 10 बजे आपको जो इकोनॉमिक्स की क्लास मिल जाती है। तो आप सारी क्लास को आप ज्वाइन कर पाएंगे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो। अगर इस चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ इसको शेयर करिएगा। उनके यहाँ जो क्लास 11th पढ़ते हैं, 12th में पढ़ते हैं और जीएस से दूर भागते हैं, तो जीएस से दूर नहीं भागना है, क्योंकि आपको जो है यही फेस करना है। और सरकारी जॉब चाहिए तो भाई आपके लिए जीएस तो ज़रूरी है। ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। क्या नाम है इसका? तो उत्तर वैदिक काल। तो हम लोग जो है स्टार्टिंग से मैंने आपको बताया था कि जो है जो मानव सभ्यता है, आज जो हम लोग पहुंच चुके हैं वही जानना क्या है, तो इतिहास है। तो हम लोग इतिहास बहुत समय से पढ़ते आ रहे हैं, लगभग इसमें 12-13 लेक्चर हो चुका है, रिकॉर्ड हो चुका है। ठीक है ना। 12-13 क्लासेस जो है हो चुकी हैं, जिसमें हम लोग मैंने आपको बताया था जो है पाषाण काल से लेकर जो है हम लोग कहाँ तक आ चुके हैं। एक तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, पाषाण काल यानी पत्थरों का काल। पत्थरों के बाद से फिर हम लोग धीरे धीरे इस मॉडर्न मॉडर्न में आ चुके हैं, कहाँ पर, सिंधु घाटी तक। इसको भी हम लोगों ने कवर कर लिया। फिर इसी में वैदिक सभ्यता, ठीक है, जिसमें जो है आपको ऋग्वैदिक मैंने पढ़ाया। फिर ये जो है उत्तर वैदिक जो है, अब इसमें क्या है, तो लास्ट चैप्टर है। ठीक है ना। क्या है, उत्तर वैदिक। इसके बाद से शुरू क्या होता है, जो है जो साम्राज्य जो आप देखना चाहते हैं इतिहास में, जो आप जानते हैं, सम्राट अशोक, बिंदुसार, चाणक्य, ये सारी चीज़ों का जो है, इन्हीं जो है इन्हीं टॉपिक के खत्म होने के बाद ही आपको मिल जाएगा। ये क्लास आपको लिए बहुत छोटा है, क्योंकि इसमें बहुत बहुत ज़्यादा टॉपिक बचा नहीं है। इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में कवर करेंगे और आराम से। ठीक है ना। तो परिचय मैंने आपको बता दिया था, सारी चीज़ें आप यहाँ से एक बार और देख सकते हैं। इसका नोट्स आप जरूर बनाइएगा। ठीक है। एनसीईआरटी का नोट्स मत बनाइएगा, लेकिन आप स्टैटिक जीएस का नोट्स बनाइएगा, आपका टाइम जो है बचेगा। ठीक है ना। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, आर्थिक परिवर्तन। ठीक है ना। अगर यह टॉपिक आप पढ़ रहे हैं ना उत्तर वैदिक वाला, तो आप क्या करिएगा, इसके पहले जो है, जो मैंने आपको ऋग्वैदिक बता दिया है, पढ़ा दिया है, आप लोग उसके बाद ही इसको पढ़िएगा। ठीक है ना। उसी से आपको जो अच्छे से समझ में आएगा। चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए आर्थिक परिवर्तन में क्या चीज़ें होती हैं। आर्थिक परिवर्तन में बता दूं कि देखिए 3 चीज़ें होती हैं। ठीक है ना। प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक। ठीक है। तो अब देखिए,
लोहे की खोज ने उत्तर वैदिक काल में एक क्रांति की भूमिका निभाई। लोहे में जो है लोहे की खोज हो जाने के कारण क्या हुआ कि जो है कृषि करने में आसानी होने लगा, इसलिए आर्यों ने कृषि अपनाया। इस समय हल का उपयोग होने लगा, लेकिन अभी भी अल्प अधिशेष की कृषि हो पाती है। जैसा कि हम लोग जो है ऋग्वेद काल में देखते हैं कि जो ये लोग आर्यन लोग हैं, जो ये वैदिक काल के जो लोग हैं, ये क्या करते हैं, तो पशुपालन करते हैं। क्या करते थे, पशुपालन। पशुपालन के ही वजह से ये लोग कहाँ पर आए, तो ये लोग जो है भारत आते हैं। कहाँ से, तो मध्य एशिया से। और जो वो कौन सा हिस्सा होता है, तो स्टेपी जो घास का जो मैदान है, तो वहां से, क्योंकि वहां पर घास खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका था। इसकी सारी कहानी हम लोगों ने पढ़ लिया इसके पहले, ठीक है। उसी में से जो है कई सारी कबीले जो हैं, क्या हुआ कि जो है अलग अलग देश के हिस्सों में गए, अपने गायों के लेकर, अपने पशुओं को लेकर, ठीक है ना। और उसी में से एक गुट क्या होता है कि भारत आता है, ठीक है। क्या होता है, भारत आता है, और भारत आकर जो है अपना विकास करता है और अपनी जो है बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ता है, जिसको हम लोगों ने इसके पहले ऋग्वेदिक में देख लिया है, ठीक है। तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि अभी भी ये लोग क्या कर रहे हैं, तो युद्ध में लगे हुए हैं, ठीक है ना। और युद्ध में लगे हुए हैं, और ये लोग क्या करते हैं, तो कृषि की ओर अभी नहीं जा रहे हैं। और कृषि की ओर जाने का मतलब क्या है, स्थायी जीवन की ओर पहुंचना। यानी अब देखिए, जब ये लोग स्थायी जीवन तक नहीं पहुंचेंगे, कृषि नहीं करेंगे, तो इनके पास व्यापार करने के लिए कुछ नहीं होगा। तो जो चीजें हम लोग को सिंधु घाटी सभ्यता में देखने देखने को मिलता है कि भारत का जो व्यापार सिस्टम है, काफी जो है डेवलप हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर आपको जो है विकास जो है व्यापार में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये लोग क्या कर रहे हैं ना कि अब धीरे धीरे ये लोग मतलब विकास कर रहे हैं कृषि में। कैसे विकास कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इन लोग को मेटल्स मिलता है, ठीक है। आपको याद होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से मेटल्स मिला था, तो सिंधु घाटी सभ्यता में कांस्य नामक जो है, कांस्य जिसे कांसा कहा जाता है, ठीक है। इसमें शायद लोहे और टीन का जो है मिक्सचर होता है, तो उसी को कांसा कहते हैं। आप देख सकते हैं केमिस्ट्री मिस्ट्री अगर पढ़े होंगे तो, ठीक है ना। तो क्या होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या जानते हैं, तो कहाँ से जानते हैं, कहाँ से जानते थे, इसलिए क्या कर पाते हैं वो लोग, तो कृषि कर पाते हैं। कृषि कैसे, तो भाई हल से जो है वो मिट्टी को खोद पाएंगे, और जब जब तक आप मिट्टी को खोदेंगे नहीं, तब तक बेहतर फसल होगी नहीं, ठीक है ना। तो जो ये जो उत्तर वैदिक काल के जो लोग हैं, ठीक है, उत्तर वैदिक काल के लोग हैं, इनका जो कृषि की क्या सिस्टम है बता दूं। जब इन लोग को मेटल्स प्राप्त होता है, लोहे जब इन लोग को प्राप्त हो जाते हैं, तो देखिए ये लोग लोहे से क्या करते हैं, एक तो बहुत ज़्यादा ये लोग औजार बनाएंगे। औजार कैसा, वो जो है चाकू तलवार, क्योंकि लोग क्या जानते हैं, युद्ध करना जानते हैं। ये लोग कौन है, तो आर्यन लोग हैं, ठीक है ना। इसके जो है कई सारे युद्ध के प्रमाण भी मिले हैं। तो उसी में से ये लोग क्या करते हैं, कृषि की ओर भी बढ़ते हैं, लेकिन उतना नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि अभी लोग का स्टार्टिंग फेज था कृषि में। क्योंकि ये लोग अभी अभी क्या कर रहे हैं, तो पशुपालन से जो है ट्रांसफर हुए हैं किस में, अब कृषि में धीरे धीरे स्टार्ट हो रहे हैं। जब कृषि की जब स्टार्टिंग होगी, ठीक है, जब कृषि की जब स्टार्टिंग होगी, तो जो क्या होगा, तो अभी कृषि ज़्यादा तो हो नहीं पाएगा, तो नॉर्मली रहेगा ना उस समय। तो वही क्या होता है कि जो है कृषि कम होने की वजह से यहाँ पर जो कृषि का जो सिस्टम है, वो अल्प अधिशेष, यानी मतलब अल्प अधिशेष का मतलब ये लोग बस उतनी ही फसल उपजा पाते हैं जितना इन लोगों का जो है निर्वहन करने में खर्च हो जाता है। यानी जितना इन लोगों का मतलब जो इन लोग का दैनिक जीवन में जो यूज कर पाते हैं, ठीक है ना, उतना ही ये लोग खेती कर पाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए इनका जो है ईयरली जो खपत है एक साल का अनाज का, वो जो है 1 क्विंटल है, तो ये लोग 1 क्विंटल ही उगा पाते हैं। अगर ये लोग 10 क्विंटल उगा पाते हैं, तो ये 9 क्विंटल का व्यापार कर पाते हैं, ठीक है। तो ये अभी कौन सी स्थिति में है, तो अल्पातिशेष स्थिति में है, ठीक है। अब इनका द्वितीय क्षेत्र देखते हैं। इस समय शिल्प की शुरुआत हो चुकी थी। अब द्वितीय क्षेत्र क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए शिल्प की शुरुआत करना, जैसे कि कपड़े बनाना, ठीक है ना, ये क्या है, तो द्वितीय क्षेत्र में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, तो शिल्पी हैं। शिल्प क्या करते हैं, शिल्प लोग, शिल्पकार, यानी जो है जो छोटे छोटे वस्तु बनाने वाले, जो कपड़ा बना रहे हैं, तो ये सब क्या है, तो लोग शिल्पकार कहे जाते हैं, ठीक है ना। तो इस समय क्या होता है, तो शिल्प की जानकारी मिलती है उत्तर वैदिक काल में भी, ठीक है ना। और क्या होता है, तो ये लोग जो है रथ भी बनाना जानते थे। रथ आप जानते हैं ना, बहुत सारे जो सीरियल टीवी में देखे हैं आप लोग, तो वो रथ भी बनाना जानते थे, हथियार बनाना और औजार बनाना, ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये लोग क्या है, तो ये लोग जो है औजार बनाना और ये सब चीज़ें जो है सीख चुके थे। अब तृतीय क्षेत्र देख लेते हैं। इसमें व्यापार नहीं है, ठीक है, मतलब इसमें अब मैंने बताया आपको, जब तक प्राथमिक क्षेत्र मजबूत नहीं होगा, प्राइमरी सेक्टर जिसे कहते हैं आप लोग, इसमें कृषि आती है, ठीक है ना। यानी जो फर्स्ट स्टेज होता है किसी भी वस्तु का, जब उपज नहीं होगा, अब जैसे मान लीजिए कपास का अगर ये लोग उपज करते हैं, तो ये लोग सूती कपड़ों का क्या करते हैं, ये लोग तो बहुत बड़ा जो है व्यापार करते हैं। लेकिन जो कपास उगाते ही नहीं है, ये लोग ऐसा ही कृषि करते हैं जिससे ये लोग अपना जो है निर्वाह मूलक हो, जो इनके बस दैनिक जीवन के जो है मतलब जीने के लिए हो, ठीक है ना। जब इनके पास जब प्राथमिक सेक्टर जब कमजोर है,
तो तृतीयक सेक्टर भी कमजोर होगा। ठीक है, जब जब इनके पास अनाज ही नहीं है तो ये लोग व्यापार नहीं कर पाएंगे। अब जैसे कि आपको पता है कि ये लोग जो है क्या करते हैं, तो ये लोग जो है युद्ध प्रिय समाज थे। ठीक है ना, क्या क्या थे ये लोग, युद्ध प्रिय समाज थे, यानी युद्ध से प्यार करने वाले थे। ठीक है, युद्ध प्रिय समाज में विकास नहीं होता है। आपको आज भी पता है कि ये लोग क्या करते हैं, केवल और केवल निर्वाह मूलक वाले जो सिस्टम होता है वही चलते हैं। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि ये लोग जो है यहाँ पर आपको जो है व्यापार करते नहीं दिखेंगे। यानी याद रखेंगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी यहाँ पर व्यापार होता था, विदेशी व्यापार भी होता था, जिसे हम लोग जो है फॉरेन जो है कहते हैं विदेश व्यापार होती वो होती थी। लेकिन आपको जो है उत्तर वैदिक काल में देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, अब इसका हम लोग जो है आशा है आपको जो है आर्थिक परिवर्तन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया हो तो आप लोग जिसे प्लीज कमेंट करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं राजनीतिक परिवर्तन। राजनीतिक परिवर्तन क्या है, अब देखिए इस समय जो है युद्ध, ठीक है, इसमें जो युद्ध हो रहा है ना वो भूमि संपत्ति के लिए होने लगे हैं, जिसमें राजा का महत्व बढ़ गया है और राजतंत्र आने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। अब देखिए सिस्टम कहाँ से शुरू होता है। आज हम लोग किस चीज में है, तो लोकतंत्र में है, लोकतंत्र में है ना। लेकिन लोकतंत्र के पहले आपको पता होगा कि राजतंत्र था, राजाओं का राज होता था, बहुत बड़े बड़े राजा हुआ करते थे। सारे राजाओं का आपको बहुत सारे राजाओं का नाम पता होगा। लेकिन इस जो है राजाओं की शुरुआत कब होती है, तो ऋग्वैदिक काल में, जहाँ पर मैंने इसके पिछले क्लास में आपको बताया था कि जो है बलि नामक जो टैक्स है, ठीक है ना, उसकी जो है शुरुआत हो जाती है। लेकिन वही जो बलि नामक जो टैक्स था, जो लोगों के मन मुताबिक होता था कि मैं इस टैक्स को पे करूं या ना करूं। लेकिन इसी टैक्स को उत्तर वैदिक काल में कंपलसरी कर दिया जाता है। यानी टैक्स के सिस्टम कहाँ से शुरू होती है, तो ऋग्वैदिक काल से। और जो है उत्तर वैदिक काल में टैक्स को जो है मतलब एक मोहर मिल जाती है। ठीक है ना, और टैक्स आज तक चलता आ रहा है। ठीक है ना, तो समझ रहे हैं। तो अब देखिए इसके पहले युद्ध किसके लिए होता था, मैंने आपको बताया था किसके लिए, तो पशुओं के लिए होता था। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर आपको युद्ध किसके लिए मिलेगा, तो भूमि के लिए और संपत्ति के लिए। और जब भूमि संपत्ति के लिए होगा तो राजा का महत्व बढ़ेगा। और जब राजा का महत्व बढ़ेगा तो राजा क्या करेगा, अपने आप को थोड़ा सा और शक्तिशाली करेगा। शक्तिशाली करते करते क्या करेगा, तो वो एक राजा बन जाएगा, ओरिजिनल राजा। जो आप राजा जो सीन देखते हैं, जिसका अपना महल होगा, अपना सिस्टम होगा, उसका बेटा ही राजकुमार बनेगा। समझ रहे हैं। तो ये चीज़ शुरुआत कब होती है, तो ये लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जब और ये लोग राजा हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा जो जनता होगी अब धीरे धीरे वो मतलब पूरा का पूरा क्या हो गया, एक तो राजतंत्र हो गया, यानी राजाओं का राज हो गया। समझ रहे हैं। अब देखिए इसके पहले हम लोग क्या देखते हैं कि जो राजा है वह अनुवांशिक नहीं होता था। कोई जरूरी नहीं है कि उसका बेटा ही फिर राजा बनेगा। लेकिन यहाँ पर आपको जो है उत्तर वैदिक काल से आपको देखने को मिलेगा कि अब जो राजा का बेटा है वही क्या होगा, राजा बनेगा, अनुवांशिक, जिसे आप लोग पीढ़ीगत जो है कहते हैं। ठीक है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में राजा अनुवांशिक हो गया। ठीक है, यानी यहाँ पर आपको देखने को क्या मिलता है कि अब राजा का बेटा ही राजा बनेगा, इसके पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, आयुर्वेदिक नहीं होगा, यहाँ पर ऋग्वैदिक होगा। ठीक है ना, ऋग्वैदिक काल में हम जो है हम सॉरी ऋग्वैदिक काल में हमें लोकतंत्र की भावना देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर लोकतंत्र विलुप्त हो गया है। जो लोकतंत्र हम लोग देखते हैं जहाँ पर जो है बैठकें होती हैं, सब लोग मिलकर जो है क्या करते हैं, लोकतंत्र मतलब क्या है, जहाँ पर सबकी भागीदारी हो। ठीक है, तो जो लोकतंत्र हम लोग को कहाँ देखने को मिल रहा था, ऋग्वैदिक काल में, जहाँ पर सभी लोग मिलकर जो है डिसीजन लेते थे, मतलब एक बहुत अच्छा व्यवहार होता था। ठीक है ना, तो वो चीज़ें जो है वहाँ पर अब जो हम लोग को देखने को मिलती है, अब यहाँ पर धीरे धीरे बंद हो चुका था। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ पर जो है वेदत्त और जो गण हम लोगों ने सुना था क्या हो रहा है, ये लोग तो विलुप्त हो रहे हैं। ठीक है, अब राजा का कर्तव्य भी बढ़ गया है। अब राजा का कर्तव्य यह नहीं कि बस युद्ध ही करेगा, राजा कई सारे कार्य करेगा। राजा क्या करेगा, शासन करेगा, यानी मतलब राजा बन गया है ना, अब इसकी भूमिका बढ़ गई है। राजा का महत्व बढ़ गया है, वैल्यू बढ़ गया ना उस राजा का। और राजा के पास जो है शासन आ गया, यानी पूरे जैसे कि एक मतलब एक पर्टिकुलर स्थान का क्या हो गया उसको, तो एक मोहर मिल गया, मतलब एक तरह से प्रशासन करने का जो उसे। ठीक है, तो अब वह शासन एवं प्रशासक की भूमिका में आ गया। राजा के प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का प्रारंभ हो गया, जो हम लोग आगे चलकर देखने को मिलेगा कि अकबर के जो है इतने इतने जो है अधिकारी हुआ करते थे, इक्तदार हुआ करते थे। ठीक है, तो लेकिन मतलब शुरुआत कहाँ से होती है, तो यहाँ से उत्तर वैदिक काल से। ठीक है ना, नींव कहाँ है आपका, उत्तर वैदिक काल है, राजाओं का जो नींव है। समझ रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि अब जो है प्रशासनिक अधिकारी की भी जरूरत पड़ रही है। आज क्या होती है, आज भी तो जरूरत है ना प्रशासनिक अधिकारी की।
जैसे कि जैसे आपके पीसीएस से आप एग्जाम निकल रहे हैं, जाकर आईपीएस बन रहे हैं, डीएसपी बन रहे हैं, एसपी बन रहे हैं, तो ये लोग क्या क्या है? अधिकारी है ना, प्रशासनिक अधिकारी हैं। ठीक है। अब देखिए, जो बलि कर ऋग्वैदिक काल में अनिवार्य नहीं था, जो लोगों की मर्जी पर डिपेंड करता था कि हम दें या न दें, ठीक है, और मतलब राजा की भाई जरूरत ही सामान दिया जाता था, लेकिन यहाँ पर इसे जो है अनिवार्य कर दिया। तो ये कौन सा टैक्स था? तो बलि नामक टैक्स था। सभा एवं समिति की महत्व बढ़ गई, लेकिन विदत नामक संस्था एवं गण समाप्त होंगे। जो गणराज वाला सिस्टम था जो चल रहे थे, तो वो क्या होता है? तो समाप्त हो जाता है। ठीक है ना। तो ये रही बातें आपकी। इतने से आपने आप समझ गए होंगे कि जो राजनीतिक बातें हैं, और ठीक है, जो आर्थिक बातें हैं, समझ में आ रहा है आपको? तो जो सामाजिक परिवर्तन है आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेंगे, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन आप यही समझेंगे तो थोड़ा सा बोर हो जाएंगे। तो सामाजिक परिवर्तन हम लोग कल देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।